जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को बहुत फास्ट मोड में पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा, केवल प्रश्न जो आ सकते हैं उस पर चर्चा होगी और जो जो कुछ डाटा है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज लगभग हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 5 चैप्टर तक करेंगे, है ना। और ये फास्ट मोड होगा, ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं बताई जाएगी, बस आपकी ये रिवीजन है ताकि बार बार आप वीडियो देखकर इसको समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अध्याय 1 में करेंगे आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर देखते हैं तो 2021-22 में सबसे पहले देखेंगे तो इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर था 8.7%। ठीक है, 8.7%। वही हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर यदि 2022-23 की बात करें तो 22-23 में था 7.0%। अर्थात पिछले वर्ष की अपेक्षा 2022-23 में इसकी जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि थी वो 1% की कमी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ की जनगणना 2000 मैं 21 लिख दिया हूँ क्या, 2021 तो अनुमानित था, हम यहाँ 2011 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 2011 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2.55 करोड़ मतलब 2,55,00,000 की जनसंख्या निवासरत करती थी, जो भारत के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 2.11% थे। यदि पूरे भारत की जनसंख्या को देखा जाए तो अकेले छत्तीसगढ़ में पूरे भारत का 2.11% जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से। और जनसंख्या के स्थान पर हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरे भारत में 16वां स्थान रखता है। ठीक है, पूरे भारत में 16वां स्थान रखता है। अगला हम सकल लिंगानुपात की बात करते हैं, फिर लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 महिलाओं के सापेक्ष या फिर उसके विरुद्ध कितने पुरुष 1000 पुरुष के सापेक्ष कितनी महिलाएं होती है, इसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो है सकल लिंगानुपात ना, तो सकल लिंगानुपात है 991 मतलब 1000 पुरुष के विरुद्ध 951 महिलाएं हैं। ठीक है, यही यदि हम ज्यादा डिटेल की बात करें तो यदि हम इसी को ग्रामीण में देखा जाए, ठीक है, तो ग्रामीण का जो लिंगानुपात है वो 1001 है। ठीक है, वही अगर हम शहरी की बात करें तो शहरी में जो लिंगानुपात है 956 है। ठीक है, कितना है 956 है। और अनुसूचित जाति एससी का जो लिंगानुपात है वो है 994। ठीक है, और जो एसटी की जनसंख्या एसटी का जो लिंगानुपात है वो है 10-20 मतलब 1020। यहाँ लिंगानुपात ठीक ठाक है। यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। एक और एडिशनल फीचर जानकारी जान लीजिए कि भारत जो है 65% युवा की आबादी वाला देश है। मतलब भारत देश की जितनी भी जनसंख्या है तो भारत का जो 65% आबादी है, 65% जो जनसंख्या है वो युवाओं का है। ठीक है, किनका है, वो युवाओं का है। ठीक है, और इसमें कुछ हम एडिशनल जान लेते हैं। एडिशनल ये जान लेते हैं इसमें हम यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, जगह तो मेरे पास सारा फिलहाल कम है इसमें। ठीक है, अब हम कुछ रिपोर्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है मातृ मृत्यु दर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है मातृ मृत्यु दर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मातृ मृत्यु जो दर है वो है 137 लाख प्रति लाख। 137 प्रति लाख मतलब 1 लाख महिलाएं यदि प्रसव करती है उसमें से 137 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वही यदि हम शिशु मृत्यु दर की बात करें, ठीक है, वही यदि हम शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो है हमारे यहाँ 38। कितना है 38, और ये होता है हमारे प्रति हजार में, प्रति हजार में होता है, याद रखिएगा। मातृ मृत्यु दर लाख में और शिशु मृत्यु दर हजार में। इसी को हमको ना 2030 तक कम करना है। तो 137 से हमारा लक्ष्य है कि हम 100 तक करें मृत्यु दर को। और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2030 तक हमको 15 करना है। यदि अभी वर्तमान में प्रति हजार शिशुओं का जो जन्म के समय 38 शिशुओं की मृत्यु हो जा रही है, उसको हमको कम करके करना है 15। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ चर्चा और करते हैं। अब हम अन्य कुछ जीडीपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, या फिर अन्य कुछ और चीजें हैं जो आपको लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी आ जाती है। तो शासकीय अस्पतालों में जो
शासकीय अस्पतालों में ना जो प्रसव कराई जाती है शिशु का, है ना, वो है 5.9%। 5.9% मतलब 55.9% पूरे जितने भी बच्चों का जन्म होता है उसमें से 55% जो है 55.9% शिशुओं का जो प्रसव है वो शासकीय अस्पतालों में की जाती है। अब हम कुछ और देखते हैं वन टाइम में। जीएसडीपी देख लेते हैं। जीएसडीपी मतलब छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है उसमें कितना कैसे वृद्धि हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कृषि के बारे में करते हैं। तो कृषि में जो इस वर्ष वृद्धि देखी गई है 22-23 में जो अनुमानित है वो है 5.93%। ठीक है, 5.93%। और यही अगर औसत देखा जाए, औसत कब का देख रहे हैं, 2012-13 से लेके 22-23 मतलब 11 ईयर का यदि औसत देखा जाए तो 11 ईयर का औसत है 5.31। ठीक है, वर्तमान में अगर वृद्धि बोला जाए तो 5.93% है। और यदि, है ना, और यदि हमको ये पूछा जाए कि औसत कितना है तो औसत है 5.31%। अगला, यही हम अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग में जो वर्तमान में वृद्धि है वो 7.83% होती है वर्तमान में। और 11 वर्ष में इसमें भी औसत का वृद्धि है वो 6.34% है। ठीक है, 6.34% है। क्योंकि ये फास्ट मोड है इसको मैं ज्यादा आपको समझा कर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ही मैं बताना छोड़ दिया था, ये है कि कृषि के अंतर्गत आपका कौन कौन सा क्षेत्र आता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत आपका क्षेत्र आता है खनन उत्खनन, खनन। ठीक है, और दूसरा आता है आपका कृषि के अंदर फसल। ठीक है, तीसरा क्षेत्र है कृषि में वन उद्योग, है ना, वन उद्योग। चौथा आएगा आपका मछली पालन। और पांचवा आएगा आपका, क्या आ जाएगा इसमें, पांचवा आपका पशुपालन, पशुपालन। तो देख लीजिए कृषि के अंदर खनन उत्खनन फसल और फसल, वन उद्योग, मछली और पशुपालन ये सब कृषि के अंदर आते हैं। ठीक है, यही यदि हम उद्योग की बात करें तो उद्योग में आपका आता है विनिर्माण। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगा। साथ में जो विद्युत है वो भी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। विद्युत के साथ जो गैस के जो सिस्टम है, जो गैस से संबंधित योजनाएं हैं वो भी विद्युत के अंदर आती है। और निर्माण, ठीक है, ये भी हमारे गैस के संबंध में आते हैं। देखिए निर्माण मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कुछ बिल्डिंगें बनाना, और विनिर्माण होता है कुछ चीजों का प्रोडक्शन करना। अब सेवा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि है वो है 9.21%। ठीक है, और यदि हम औसत की बात करें 11 सालों में तो 5.37% की वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में आपका कुछ आ जाएगा योजनाएं या फिर जो इसका सेक्टर्स हैं वो है आपका व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय आ जाएगा। व्यवसाय के बाद आपका अन्य जो सेवा है, ठीक है, जो अन्य भी जितने भी सेवा है वो सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। उसके बाद आपका व्यापार हो गया, व्यापार, होटल। ठीक है, व्यापार, होटल या फिर लोक प्रशासन, ये भी हमारे सेवा में आता है, लोक प्रशासन। ठीक है, जो लोक प्रशासन है वो भी सेवा का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये तो रहा हमारे 3 क्षेत्रों का। और यदि हम पूरे समग्र की बात करें जीडीपी का, मतलब जीएसडीपी का, ठीक है, तो जीएसडीपी इस वर्ष हमारा वृद्धि हुआ है 8%। और वही यदि हम 11 साल की औसत के बारे में बात करें तो औसत हमारे यहाँ हुआ है, ठीक है, औसत वृद्धि हुई है 5.73%। ठीक है, तो ये फास्ट मोड में हम देख रहे हैं, ज्यादा आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, केवल आपको आंकड़े याद करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 2 जनसंख्या। अध्याय 2 जनसंख्या, हम यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये जो चर्चा करने वाले हैं ये हमके अनुमानित डाटा जो 2021 की है उस पर हम बात करेंगे, है ना, अनुमानित है। 2011 की जनसंख्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 2021 की जो अनुमानित जनसंख्या उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है, जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो देखिए कितना होगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात हम अपने यहाँ के बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का अनुमानित है 955। ठीक है, और दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें केरल, तो केरल का लिंगानुपात होगा 954। ठीक है, और उड़ीसा की बात किया जाए, उड़ीसा में, ठीक है, तो उड़ीसा का लिंगानुपात है 940।
अर्थात छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों के पीछे 955 महिलाएं हैं। वही यदि हम केरल की बात करें तो 954 है। ठीक है, केरल को हम सब जानते हैं कि बहुत शिक्षित देश है, शिक्षित राज्य है, उसके बाद भी यहाँ देखिए लिंगानुपात का क्या हाल है। ठीक है, अब न्यूनतम की बात करते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो ये है हमारे, हम इसको श्रेय देंगे हरियाणा को। ठीक है, इसका श्रेय जाएगा हरियाणा को। हरियाणा में कितना है 857, 1000 पुरुषों के पीछे 857 महिलाएं हैं। अब वही इससे थोड़ा और बढ़ के बात करें तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के जो लिंगानुपात है वो है 862। ठीक है, 862 है। अब हम पूरे भारत का सकल लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं, भारत का। ठीक है, वो भी 2021 के अनुमानित डाटा के अनुसार, तो ये है 900। ठीक है, कितना है 900 है। ठीक है, कितना है 900। यही अगर हम छत्तीसगढ़ का थोड़ा से और वेरीफाई कर लीजिएगा, ये जो 955 बताया हुआ ये हमारा अनुमानित में है ना, लेकिन एक्चुअल 2011 की जनसंख्या के अनुसार है 991। देखिए कितना तेजी से घट रहा है, पहले 991 था, अब वो कम हो गया फिर से। पहले 1000 पुरुषों के पीछे 991 महिलाएं थी, अब 955 महिलाएं। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना लाया गया था। ठीक है, योजना बोलो या कार्यक्रम बोलो, इसी वजह से उसको लाया गया था। अगला हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या हमारे राज्य से किस जिले की है, हम इस जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपका वन लाइनर में पूछ दिया जाए, तो हम स्टार्टिंग के 3 ठो ले लेते हैं जो सबसे सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा है रायपुर में, ठीक है, और रायपुर से थोड़ा कम है दुर्ग में। मैं इसका आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ ना, आंकड़ा याद मत कीजिएगा। और रायपुर, दुर्ग, उसके बाद है आपका बीएसपी बिलासपुर। ठीक है, ये 3 याद रखिएगा, स्टार्टिंग का 3 आपको ठीक ठाक रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये क्या है हमारे स्टार्टिंग का 3 हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है ना, मैं यहाँ कुछ ऊपर लिख देता हूँ। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम डाटा बता रहे हैं। और न्यूनतम की बात किया जाए तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या है नारायणपुर का। ठीक है, नारायणपुर का, और उससे थोड़ा ज्यादा है सुकमा का, और इससे थोड़ा ज्यादा है बीजापुर का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रायपुर, सबसे कम नारायणपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या रायपुर जिले में है और सबसे कम जनसंख्या नारायणपुर जिले में निवास करती है। अगला देखते हैं कि घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो हमारा जिला है, ये भी हमारे 2011 की जनसंख्या पर बेस्ड है डाटा। सबसे ज्यादा जनसंख्या है दुर्ग में। ठीक है, उससे थोड़ा और कम जनसंख्या घनत्व है रायपुर में। ठीक है, और थोड़ा और कम करेंगे तो बालोद में। ये स्टार्टिंग का 3 आके रखिएगा। सबसे ज्यादा घनत्व है दुर्ग, रायपुर और बालोद में। अब सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम घनत्व है सुकमा में। ठीक है, यहाँ लोग दूर दूर रहते हैं, मतलब यहाँ जनसंख्या कम है। उसके बाद है बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में, और उसके बाद है नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर में। तो ये घनत्व से प्रश्न हो गया, हो सकता है आपको यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाए। अब हम चलते हैं अध्याय 3 राजकीय आय पर। ठीक है, राजकीय आय पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा राजकीय आय है, और कुछ देख ले क्या जैसा पता चल जाए। एसटी की जनसंख्या एक बार देख लेते हैं, ताकि हो सकता है एग्जाम में आपको अचानक पूछ दिया जाएगा तब की स्थिति में। ठीक है, हम जनसंख्या की बात करते हैं, एसटी जनसंख्या के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछता ही रहता है। एसटी की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एसटी निवासरत है बस्तर में। ठीक है, और बस्तर से नीचे चले जाएं तो थोड़ा जशपुर में। ठीक है, और एक और देख लेते हैं कोरबा। तो ये जो जिले हैं, यहाँ पे एसटी की जनसंख्या है जो सबसे अधिक है। और सबसे कम बात किया जाए तो सबसे कम है एसटी बेमेतरा में। ठीक है, और बेमेतरा से थोड़ा ज्यादा है खैरागढ़ छुई खदान गंडे, केसीजी, खैरागढ़ छुई खदान गंडे। ठीक है, और इससे थोड़ा कम है हमारे पास सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, एसबी सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये तो हो गया हमारे एसटी की जनसंख्या। और यदि हमको एससी की जनसंख्या फिलहाल डाटा नहीं मिला है, ये एसटी की जनसंख्या हो गया। ठीक है, साक्षरता प्रतिशत देख ले क्या, ताकि हो सकता है एग्जाम में आपका कभी पूछ लिया जाए तो आपको बनाना पड़ेगा। साक्षरता देख लेते हैं, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा शिक्षित जनसंख्या है वो है दुर्ग जिले के। कहाँ पे है, दुर्ग जिले के। और सबसे कम देख लेते हैं एक बार, सबसे ज्यादा दुर्ग जिला और सबसे कम जो है वो सुकमा जिले के लोग एजुकेशन है।
अब चलते हैं आगे हमारे अध्याय 3 राजकीय आय पर, राज्य आय पर। ठीक है, अध्याय 3 राज्य आय पर चलते हैं। तो यहाँ हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं स्थिर भाव पर। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको हमेशा पूछा ही जाता है, स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय है 96,242 रुपये। ठीक है, 96,242 रुपये प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक व्यक्ति इतना पैसा कमाता है। इसका कहने का मतलब ये है एक साल में। ठीक है, और इसी को यदि हम प्रचलित भाव पर ज्ञात करें, ठीक है, यदि इसी को हम प्रचलित भाव, याद भी रखिएगा जब भी क्वेश्चन में पूछेगा ना, ऐसे घुमा के पूछेगा आपको, प्रचलित भाव ऐसा ऐसा करके पूछेगा, पर प्रचलित भाव स्थिर भाव दोनों लिखा ही रहेगा। तो एग्जाम में आपको याद रखना है ये किस पर आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये हमारे प्रचलित भाव पर 1,33,898 रुपए है ना। प्रचलित भाव के अनुसार एक व्यक्ति एक साल में 1,33,898 रुपए की कमाई कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, किसी जो प्रति व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये किसी राष्ट्र की ना वृद्धि माप, मतलब समृद्धि मापक का एक मापक होता है। यदि किसी व्यक्ति का, देखिए प्रति आय व्यक्ति बढ़ेगा, इसका मतलब देखिए प्रति व्यक्ति आय का मतलब है औसत, जितना भी उस समय जितना भी पैसा मिला उसको औसत पूरे जनसंख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब उसका औसत निकाला गया। यदि औसत ज्यादा, इसका मतलब है कि उस राज्य के लोग अच्छे हैं और अच्छे कमाने वाले हैं, अच्छा पैसा प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए पीसीआई को, पर कैपिटा इनकम को किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि वृद्धि का मापक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में, ठीक है, हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखते हैं स्थिर भाव में, उसकी जो भागीदारी है वो कितनी है हमको इसमें देखना है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो स्थिर भाव में जो भागीदारी देखना है, याद रखिएगा हम भागीदारी बोल रहे हैं। भागीदारी मतलब टोटल जितना जीडीपी था उसमें किस क्षेत्र का कितना भाग था। तो सबसे पहले हम कृषि की बात करते हैं। तो जितना भी हुआ था, जितना भी पैसा प्राप्त हुआ उसमें से कृषि का कितना हिस्सा था, तो कृषि का हिस्सा था 16.91%। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना याद रखिएगा। ठीक है, ये कृषि का हो गया। कृषि के बाद हम देखेंगे सेवा क्षेत्र का। तो सेवा क्षेत्र का जो हिस्सा है टोटल आय का, उसमें से कृषि क्षेत्र अपना हिस्सा रखता है 33.21%। और यदि उद्योग की बात करें, ठीक है, तो उद्योग कितना क्षेत्र रखता है, तो उद्योग जो है 49.88% रखता है। अब इसका मतलब ये देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है एक साल में जितना पैसा कमाता है ना, या फिर सरकार की जितनी आय है उसमें उद्योग का सबसे बड़ा हाथ है। उद्योग से ही 50%, लगभग 50% की आवक है उद्योग के पास, और सबसे कम है कृषि के पास। जबकि कृषि में लोग अधिक लगे हुए हैं, कृषि पर लोग अधिक डिपेंड है, फिर भी कृषि का जो आय है या फिर कृषि का जो वैल्यू है, कृषि का जो जहां से पैसा मिलता है कृषि के सामान बेच के, वो कम है। अब हम इसी को हम प्रचलित भाव पर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रचलित भाव पर भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रचलित भाव पर भी पूछ सकता है। तो यहाँ हम कृषि के बारे में जानेंगे। कृषि को यदि प्रचलित भाव में देखा जाए तो फिलहाल कृषि का है 21.79%। ठीक है, और यही अगर सेवा क्षेत्र की बात किया जाए तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है 35.93%। ठीक है, और उद्योग का देखा जाए तो उद्योग इसमें भी अधिक है 42.28%। ठीक है, अभी भी उद्योग जो है बाकी सबसे अधिक है, और कृषि अभी भी इसमें कम है। इसका मतलब कृषि में जो लोग लगे हुए वो ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, कृषि में जो लोग लगे उसमें ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे। अब देखिए स्थिर भाव पर हमको कितना पैसा एक साल में मिला था। ठीक है, तो ये मिला था हमको 289082 करोड़, इतना करोड़ की आवक हुई थी। ठीक है, टोटल इतना करोड़ आवक हुआ था, उसमें से कृषि का हिस्सा 16%, सेवा का 33% और उद्योग का 49.88%। ठीक है, वहीं अगर हम प्रचलित भाव की बात करें तो प्रचलित भाव में हमने पैसा हमारे छत्तीसगढ़ में मिला था इतना करोड़ में। ठीक है, इतना करोड़ में मिला था। ठीक है, तो ये हमारी आय होती है। अब चलते हैं अगले, स्थिर भाव पर वृद्धि की बात करते हैं। ठीक है, राजकीय आय में स्थिर भाव पर हम वृद्धि की बात करते हैं। ठीक है, स्थिर भाव पर वृद्धि की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि के पास चलते हैं। जैसे हम जस्ट इससे पहले जो चैप्टर में देखे थे ना, क्लास चैप्टर 1 में, तो वही जस्ट रिपीट होगा। थोड़ा सा इसमें आपको एडवांस देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो कृषि में जो वृद्धि हुई है वो हुआ है 5.93%, जो पिछले हमने चर्चा किया था। और इसमें यदि सबसे अधिक देखा जाए तो मछली जो सेक्टर है, मछली उद्योग में सबसे ज्यादा हमको पैसा मिला है। ठीक है, कितना मिला है इसको छोड़ दीजिए, बस ये जान लीजिए कि कृषि में 5.93% की वृद्धि हुई है, उसमें से अधिक वृद्धि क्षेत्र है मछली वाला। ठीक है, उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे तो उद्योग में हुआ हमारे पास 7.83% की वृद्धि देखने को मिली उद्योग में। और उद्योग में सबसे अधिक है विद्युत गैस आपूर्ति में, विद्युत गैस में, इसमें हमको सबसे ज्यादा पैसा मिला है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र का जो वृद्धि है 9.21% है। ठीक है, और सबसे अधिक है हमारे व्यापार होटल का, व्यापार होटल में अधिक वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, और टोटल ओवरऑल जीडीपी को देखें तो 8% जो है जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है इस साल। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज्यादा ओवरऑल देखा जाए तो व्यापार और होटल आ जाएगा, व्यापार और होटल आ जाएगा इसमें। ठीक है, व्यापार और होटल इसमें देखने को मिलेगा हमको। अब यही यदि हम भारत की बात करें, है ना, थोड़ा सा कंपैरिजन की दृष्टि से देखें तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया भूले भटके तब की स्थिति में यहाँ पे याद रख लीजिएगा। बस यहाँ मैं वृद्धि बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे कृषि में हमारे यहाँ वृद्धि कितना हुआ है 5.93%, तो वही भारत में, ओवरऑल भारत में कृषि में 7% की वृद्धि देखने को मिली है कृषि में। और उद्योग में कितना, सॉरी मैं गलत बता दिया था क्या, 7% नहीं है, कृषि में यहाँ पे है 3.25%, 3.45% कृषि में देखने को मिला, मतलब कृषि में देखने को मिला है। वही अगर उद्योग की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में हमारे यहाँ 7.83% है छत्तीसगढ़ में, और भारत में 4.11% है। ठीक है, उद्योग में, और सेवा में हुआ है 9.14%, और ओवरऑल जो वृद्धि हुई है वो 7% है। इनकेस कहा जाए तो छत्तीसगढ़ इनके अपेक्षा ओवरऑल जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे हमको अधिक वृद्धि देखने को मिली है। अब चलते हैं चैप्टर 4, मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर सबसे पहले देखेंगे कि उचित मूल्य की दुकान के बारे में चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो है उचित मूल्य की दुकानें हैं 13,507। ठीक है, 13,507 उचित मूल्य की दुकानें हैं छत्तीसगढ़ में। अब इसको हम बांट कर देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दुकानें हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 11,829। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 दुकानें हैं। वही अगर हम शहरी की बात करें तो शहरी में है 16,78 जो दुकानें हैं वो शहरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस प्रकार से यदि सबसे सर्वाधिक अगर दुकानें देखा जाए, है ना, तो सबसे सर्वाधिक दुकान है बीएसपी मतलब बिलासपुर जिला में, और सबसे कम देखा जाए तो कम दुकानें कहाँ पे है, नारायणपुर में। ठीक है, सबसे कम दुकान है नारायणपुर में। ठीक है, अब देखते हैं इनको संचालित करने वाली जो संस्था है वो क्या है ना, या फिर कौन कौन सी संस्थाएं, अब कितनी संस्थाएं हैं जो इसको संचालित कर रही है। टोटल दुकानें कितनी है 13,507। अब इस 13,507 में से, है ना, जो सहकारी समिति है, ठीक है, जो सहकारी समिति है वो कितना दुकानें चला रही है, तो 4,759 दुकानें क्यों कौन चला रहा है, सहकारी समिति। ठीक है, यदि अगर ग्राम पंचायत की बात किया जाए तो ग्राम पंचायत के द्वारा 3,867 दुकानों को चलाया जा रहा है, मतलब वहां पे राशन वितरण का काम किया जा रहा है। समूहों के बारे में बात करें तो जो एसएचजी समूह है वो चला रही है 4,756 दुकानों को। ठीक है, और कुछ दुकानें जो वन विभाग को या फिर वन सुरक्षा कर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है वो है 105 को। ठीक है, और नगरीय निकाय द्वारा जो दुकानें चलाई जा रही है वो है 10। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ, एनएल लिख देता हूँ। नगरीय निकाय द्वारा जो दुकानें चलाई जा रही है वो है केवल 10 ग्राम पंचायत, सॉरी 10 दुकानें हैं जो नगरीय निकाय द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल जानकारी याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ जो सुरक्षा पोषण अधिनियम है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं सुरक्षा पोषण अधिनियम, यहाँ से प्रश्न आ जाता है ये कब लागू हुआ था, तो 2012 में लागू हुआ था। आपको एक और अच्छी बात पता चल जाएगी कि जो भारत में जो ये नियम लागू हुआ था,
खाद्य सुरक्षा वाला, वो 2013 में आया था। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में वो नियम पहले आया, बाद में भारत है। यही कह सकते हैं कि देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जो 2012 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया, जिसके तहत चावल, अनाज या फिर गेहूं जो भी मिलता है हमको राशन दुकान से, वो मिलना शुरू हुआ। कब से? 2012 से। चलिए शुरू, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब पीडीएस प्रणाली पर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पीडीएस प्रणाली क्या है? तो पीडीएस प्रणाली है जो कब से चालू हुआ है? तो 2008 से चालू हुआ है, 2008 जनवरी में। ठीक है, 2008 जनवरी में पीडीएस प्रणाली को चालू किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि पारदर्शिता के साथ जो है राशनों का वितरण किया जाए। ठीक है, कभी कभी आपको इसका टोल फ्री नंबर पूछ लिया जाएगा, तो टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 967। ठीक है, 967। अब देखते हैं सार्वभौमिक पीडीएस क्या है। तो जो सार्वभौमिक पीडीएस है वो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2019 को लाया गया था। इसमें अधिक से अधिक परिवारों को राशन देने की बात कही गई थी, उससे उसका राशन कार्ड बनाया गया था। ठीक है, सिंपली और सार्वभौमिक पीडीएस में जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए भी राशन कार्ड की व्यवस्था की गई, जिसको हम एपीएल कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 91% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। कितना? छत्तीसगढ़ के 91% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोशिश की गई इस योजना के द्वारा। अब हम देखते हैं कुछ राशन कार्ड के बारे में। ठीक है, तो राशन कार्ड में आपके रंग से लेकर कभी न कभी प्रश्न कभी न कभी आपको पूछा ही जाता है, तो रंग से देख लेते हैं। जो प्राथमिक है वो लाल कलर का होता है, याद रख लीजिएगा। अंत्योदय पीला कलर का होगा। ठीक है, कलर से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जो एकल निराश्रित रहती है वो स्लेटी रंग की रहती है, स्लेटी। ठीक है, और जो निःशक्त जन है वो काला कलर का होता है। ठीक है, और जो सामान्य कार्ड है वो सफेद रंग का होता है, जिसको हम श्वेत रंग कहते हैं। ठीक है, सफेद रंग की होती है। और यदि पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज्यादा जो राशन कार्ड है वो कौन से वर्ग से है, मतलब सबसे ज्यादा राशन कार्ड वितरण किया गया है लाल कलर का, जिसको कहते हैं प्राथमिक। ठीक है, ये हुआ हमारे 48,53,000, मैं लाख में लिख रहा हूँ ना, 48,53,000, 48,53,000 कार्ड जो है केवल और केवल प्राथमिक का है। ठीक है, और वही यदि हम पीला की बात करें तो 14,43,000 है, समथिंग और होगा, मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 14,43,000। ठीक है, और सबसे कम जो राशन कार्ड हुआ है वो निःशक्त जन को हुआ है। कितना? 13,809 कार्ड जो है निःशक्त जन को वितरण किया गया है। ठीक है, निःशक्त जन को वितरण किया गया है। अगला, यहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से कार्ड में कितना इंच या फिर कितना किलो चावल वगैरह मिला जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक के बारे में, प्राथमिक कार्ड के बारे में। तो प्राथमिक कार्ड में है आपको एक सदस्य के लिए 10 किलो चावल दिया जाता है। ठीक है, वही यदि 2 सदस्य हो गया तो 20 किलो चावल दिया जाएगा। ठीक है, और वही 3 से 5 सदस्य हो गए, है ना, तो इसमें 35 किलो देने की व्यवस्था की गई है। और 5 से अधिक हो जाएगा तो प्रति कार्ड आपको कितना दिया जाएगा? 7 केजी दिया जाएगा। ठीक है, प्रति कार्ड 7 केजी दिया जाएगा यदि 5 से अधिक जनसंख्या हो गया है तो। ठीक है, और रेट वाले से प्रश्न मत पूछेगा, क्योंकि रेट चेंजेस होते रहते हैं। लगभग सबके लिए चावल का फ्री कर दिया गया है, चावल का पैसा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए मैं रेट को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अंत्योदय। अंत्योदय में फिक्स है कि इसमें आपको 35 किलो चावल मिलेगा। ठीक है, 35 केजी चावल मिलेगा, इसमें फिक्स है। और 2 किलो आपको 2 किलो चना मिलेगा, लेकिन वो अनुसूचित क्षेत्र में मिलता है, सामान्य क्षेत्र में नहीं मिलता। एकल निराश्रित की बात किया जाए तो एकल निराश्रित में है 10 किलो चावल मिलता है। ठीक है, एकल निराश्रित में 10 किलो चावल मिलता है। वही निःशक्त जन की बात किया जाए तो निःशक्त जन में भी 10 किलो चावल दिया जाता है। ठीक है, 10 किलो चावल दिया जाता है। और जो सामान्य कार्ड है, सामान्य कार्ड में आपको वही जैसे सेम है, एक सदस्य है तो 10 किलो। ठीक है,
2 सदस्य है तो 20 किलो, और 3 से 5 है तो 35 किलो अधिकतम चावल का वितरण किया जाता है। और पहले इसका पैसा लिया जाता था 10 रुपये प्रति केजी। ठीक है, और अभी अपडेट आपको देखना पड़ेगा दुकान में कि अभी इसका पैसा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सार्वभौमिक पीडीएस से संबंधित जानकारी। और कुछ देख लेते हैं इसमें मूल्य समर्थन या फिर न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसको हम देख लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कौन जारी करता है या फिर किसकी सिफारिश होती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सिफारिश करता है वो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CACP, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है और जारी करता है हमारे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट। भारत सरकार के आर्थिक मामलों, ठीक है, जो हमें जो कैबिनेट स्तर के हैं वहां से इसको जारी किया जाता है। अब हम सामान्य धान ग्रेड का जो रेट जान लेते हैं पिछले 22-23 का। 22-23 में रेट था 2040 और ग्रेड ए का रेट था 2060 रुपये। ठीक है, वो यदि हम गेहूं की बात करें तो गेहूं का समर्थन मूल्य मिला था 2125। ठीक है, तो ये पुराने डेट के हैं, हो सकता है अभी इस वर्ष के आपको नया जो रेट लिस्ट मिल जाए, लेकिन कई बार पुराने से भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके बाद देखते हैं धान खरीदी और मक्का खरीदी के बारे में चर्चा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। तो धान खरीदी करता कौन है, इसका संस्था का नाम जान लीजिए। ठीक है, धान खरीदी करता है आपका मार्कफेड। ठीक है, जो धान खरीदी करने का काम है मार्कफेड का काम है। वही यदि हम मक्का की बात करें तो मक्का खरीदी कौन करता है, तो मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम। ये इससे एक बार प्रश्न बन गया था, ये खरीदता कौन है, तो मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति। ठीक है, मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति के द्वारा ये धान खरीदी का काम किया जाता है। अब हम चलते हैं लोकवित्त के पास। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है आज का। इसके बाद 1-2 वीडियो और आएगा जिसमें हम पूरा आर्थिक सर्वेक्षण को फास्ट रूट में कंप्लीट कर लेंगे। राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं, तो राजस्व प्राप्ति की बात है जो हम जो इस बार जो राजस्व प्राप्ति हुआ था उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था बताते समय, किसी ने मुझे कमेंट करके बताया, उसका बहुत सा दिल से धन्यवाद। ठीक है, अब उस गलती को मैं यहाँ सुधार लूंगा। तो राजस्व प्राप्ति हमको हुआ था इतना, देखिए करोड़ में है 89,73.25 करोड़। ठीक है, और यही यदि हम व्यय की बात करें तो व्यय हुआ था 8327.55 करोड़। ठीक है, और यदि इसका अंतर निकालते हैं तो हमको मिलता है 7.164 करोड़। अब देखिए चूंकि आय ज्यादा है व्यय कम है, इसलिए आधिक्य होगा ये, है ना। इसी को मैं गलती से घाटा बता दिया था, ये आधिक्य होगा। ठीक है, अब समझ गया ये आधिक्य हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं ये आधिक्य है। अब राजस्व हमको 2 प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमको राजस्व है एक तो टैक्स के माध्यम से प्राप्त होता है, दूसरा होता है गैर राजस्व। गैर राजस्व का मतलब होता है वैसी राशि जो हमको केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में मिलता है, या हमको केंद्र सरकार द्वारा फंड मिलता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, राजस्व कहते हैं, लेकिन वो गैर कर राजस्व है। ठीक है, क्या है ये, गैर कर राजस्व है। और जो कर राजस्व का मतलब जो है हमको जो टैक्स प्राप्त होता है, और वो भी हमको 2 तरीके से मिलता है, एक केंद्र के द्वारा टैक्स मिलता है और दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वहां से हम टैक्स लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कर राजस्व की बात करते हैं। तो कर राजस्व हमको इस बार कितना मिला था, 56,823 करोड़, मैं CR लिख रहा हूँ करोड़, इतना हमको मिला था कर राजस्व। ठीक है, टोटल कर था। ठीक है, तो टोटल प्राप्ति का मतलब ये जो लिखे है ना 89,73.25 करोड़ का, ये कितना प्रतिशत है, तो ये है हमारे 63%। ठीक है, 63.79% है, ये 63.79% है। अब हम केंद्रीय कर के बारे में बात करें कि केंद्र से हमको कितना कर मिला है।
ठीक है। केंद्र से हमको कितना कर मिला है, तो केंद्र से कर मिला है 27,823 करोड़ हमको केंद्र से मिला है। ठीक है, 27,823 करोड़ रुपए का जो कर है वो केंद्र से मिला है, जिसमें वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में 9.84% की वृद्धि देखने को मिली है। और छत्तीसगढ़ में जो स्वयं का कर हम जो लगाते हैं वहां से हमको मिला है 29 करोड़ रुपए, 2900 करोड़ हमको अपने यहाँ के टैक्स से मिला है। इसमें भी वृद्धि हुई है। हमने इसमें कितना वृद्धि किया है, तो पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष 5.45% की वृद्धि हमको इसमें देखने को मिली है। ठीक है। और यदि हम गैर कर राजस्व की बात करें, मतलब हमको जो फंडिंग करते हैं, फंडिंग कौन करेगा, हमको हमारा केंद्र सरकार करेगा। तो केंद्र सरकार जो फंड किया था वो है, देखिए हमको केंद्र सरकार से कितना पैसा मिला था, तो केंद्र सरकार से हमको पैसा मिला है, या फिर जो गैर कर राजस्व यहाँ मान लेते हैं हम, गैर कर राजस्व, मतलब हमारे यहाँ का भी खुद का जो आवक है ना, हम क्योंकि हमारे यहाँ प्लांट वगैरह भी है गवर्नमेंट का, तो वहां से भी कुछ पैसा मिलता है। तो गैर कर राजस्व हमको मिला है 32,250 करोड़। ठीक है, इस 32,250 करोड़ में से 16,750 करोड़ केंद्र ने फंड किया है, शेष हमारे यहाँ का है। ठीक है, शेष हमारे यहाँ का है। तो ये है हमारे लोकवित्त का छोटा मोटा चैप्टर, जहां से आपको प्रश्न पूछने की थोड़ा बहुत संभावनाएं रहती है। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा बहुत संभावनाएं प्रश्न को देखकर मिल जाती है। ठीक है, वही यदि हम इसको केंद्रीय अनुदान की बात करें तो कितना होगा केंद्रीय अनुदान, जो केंद्र है टोटल अनुदान जो 16,000 जो है, ये केंद्र का जो अनुदान है हमको कितने 51.94, मतलब आधा पैसा तो हमको केंद्र से ही मिल जाता है। ठीक है, आधा से ज्यादा या फिर आधा पैसा हमको केंद्र से ही मिल जाता है, आधा से ज्यादा पैसा हमको केंद्र से भी कई बार मिल जाता है। ठीक है, तो ये था लोकवित्त का चैप्टर, और ये आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो आज हम यही खत्म करेंगे, क्योंकि फास्ट मोड में पढ़ने वाले थे इसलिए हमने ज्यादा आपको कुछ डिटेल नहीं बताया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।